मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीएसटी के लिए इंतजार की घड़ियां अब आपकी समाप्त हुई। आज से हम स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन मैं अभी आपको कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये नहीं समझा रहा हूं अभी मैं आपको। और वैसे भी जीएसटी अब अननोन नहीं बचा, बच्चे बच्चे को पता है जीएसटी। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आपको तो डेफिनेटली 11th क्लास से ही जीएसटी के बारे में समझा दिया गया था, कैसे आउटपुट टैक्स लगता है, कैसे इनपुट टैक्स रेट मिलती है। तो जीएसटी आपको ऐसा नहीं इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं बचा, सही बताऊं। सब जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस दो चीजों पर लगता है। तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। एक बड़ा चैप्टर बीच में है, वो है एग्जम्पशंस का, कि कितने टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। वो एक लिस्ट है बहुत बड़ी, लेकिन इतनी बड़ी है वो लिस्ट कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो क्यों ना हम पहले वो खत्म कर दें। बाकी चैप्टर आपके छोटे रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें उन सब बाकी चैप्टर से कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं। बस एग्जेम्प्टेड की लिस्ट है, क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या टैक्सेबल, बस। तो एग्जेम्प्टेड की लिस्ट पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी बचा हुआ क्या होगा, टैक्सेबल। तो हम लिस्ट पढ़ते हैं आज। इसके लिए आप आएंगे चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। चैप्टर का ओवरव्यू क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको। अब आप सारे जीएसटी के चैप्टर पे पेज पलटा के देखना, तो इन सारे चैप्टर में आप ध्यान से देखोगे तो पहले बेयर एक्ट नजर आएगा, सेक्शन नंबर 100 एंड 100 ये प्रोविजन। फिर उसी का एनालिसिस नजर आएगा आपको, यानी वही चीजें वापस रिपीट डिटेल में। फिर उन्हीं की समरी भी आएगी टेबल फॉर्म में। ऐसे एक ही चीज को 3-3 बार रिपीट किया ताकि स्टूडेंट को हर एंगल से समझ में आ जाए। जो बेयर एक्ट पढ़ना जानते हैं उसका बेयर एक्ट से ही काम हो गया। अगर आपको बेयर एक्ट में बात समझ में आ गई तो क्या जरूरत है एनालिसिस पढ़ने की। बेयर एक्ट में कोई लैंग्वेज टफ है तो आप एनालिसिस से पढ़ो। एनालिसिस आपको लगता है कि बहुत बड़ा है तो आप एक समरी फॉर्मेट में टेबल दी होगी अधिकांश जगह समरी, वो पढ़ो। इतना बढ़िया है बनाया है। इसलिए हम पूरा जीएसटी हमेशा, पहले भी मैंने जीएसटी जब भी पढ़ाया हमेशा स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाया है। तो ऑलवेज एसएम से ही पढ़ेंगे हम। यहां पर आपकी सिंघानिया बुक किसी काम की नहीं। कुछ प्रैक्टिकल जरूर देख लेंगे हम उसमें से, बाकी आपको सारी थ्योरी यहीं से पढ़ना और एक ही जगह से पढ़ना है, हमेशा ऐसे ही। ठीक है, कई जगह हमें बेयर एक्ट समझ में आएगा तो हम वहां अंडरलाइन कर लेंगे, एनालिसिस कट कर देंगे। कई जगह हमें एनालिसिस ज्यादा समझ में आएगा तो एनालिसिस पे टिक लगा लेंगे, बेयर एक्ट कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस से मत घबराओ, इतना बड़ा चैप्टर, कई चीज तो कट ही जाएगी इसमें से, आप खुद देखोगे इस चैप्टर को समझने के बाद। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। इसका ओवरव्यू ये है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड सर्विस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। 3 चीजें। इंट्रोडक्शन, वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं रहती, फिर भी इंट्रोडक्शन में एक वर्ड लिखा है नीचे, एग्जेम्प्ट सप्लाई किसे कहते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई, अच्छा पूरे जीएसटी में हम सप्लाई मतलब किस चीज की सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस। ऑलवेज 2 ही वर्ड चलेंगे, 2 ही चीज की हम बात करेंगे, गुड्स सप्लाई करो या सर्विस सप्लाई करो। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये वर्ड अक्सर मिलेगा, गुड्स और सर्विस और बोथ, क्योंकि यहां पर बात या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी या दोनों की होगी। which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax। तो exempt supply में क्या आता है, nil rated goods भी आ जाता है and which wholly exempt from tax, यानी जिसको गवर्नमेंट ने टैक्स से exempt ही कर दिया है। and includes non taxable supply। क्या इंक्लूड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे टैक्स लगता ही नहीं। नॉन taxable supply means a supply of goods or service or both which is not leviable to tax under CGST, SGST वगैरह। जैसे पेट्रोल डीजल, वो इस दायरे में नहीं आते, उसको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। मैं समझ लो वो नॉट टैक्सेबल इस पूरे एक्ट में, चाहे वो सीजीएसटी लगाए, आईजीएसटी लगाए, कोई सा भी है ही नहीं, कोई जीएसटी उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, which is not leviable to tax under CGST or IGST of section CGST, thus under GST a supply not leviable to tax is also included within the preview of exempt supply। तो exempt supply में ये सब आते हैं। ठीक है, अब आगे का पैराग्राफ पार्ट कवर कर देंगे।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मैंने कहा कट करने की बहुत सारी चीजें रहेगी। अब आते हैं बेयर सेक्शन, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जाम्पशंस। गवर्नमेंट को ही तो पावर है कि कब किसको एग्जाम करना है। तो सेक्शन नंबर 11 में गवर्नमेंट को पावर मिला। और ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं पूरा एक्ट, वो हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, विच इज इक्विवेलेंट टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो हम प्रोविजन पढ़ेंगे इसके, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोविजंस एसजीएसटी पर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन बता रहा हूं मैं, सेक्शन 11 अब सीजीएसटी एक्ट, पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन, बेयर एक्ट से। वैसे ये आईएमपी नहीं है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना लिस्ट क्या क्या एग्जाम्प्ट है। फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं कि गवर्नमेंट कैसे एग्जाम करती है। तो ऐसे एग्जाम करती है, सब सेक्शन 1 में लिखा है, वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो टू डू इट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। हर जगह आपको रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल क्यों मिलेगा? गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी अप्लाई करने में वैसे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स की परमिशन लेने के बाद, और ये काम बीजेपी ही कर सकती थी, वरना ये तो एक्ट बहुत सालों से अटका पड़ा था। तो कैसे तैसे लॉ पास करवा दिया। उस लॉ में सारे पावर किसको दे दी? काउंसिल को, ताकि लॉ बार बार अमेंड ना करना पड़े। अब काउंसिल बना दी, काउंसिल बार बार चेंज करती रही। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल रिकमेंड करेगी तब जाके गवर्नमेंट उसको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन डालेगी। तो मैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, ये एग्जाम्पशन बाय नोटिफिकेशन, exempt generally or either absolutely are subject to such condition as may be prescribed therein, goods, service or both of any specified description वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन exempt any goods, service or both। ठीक है, जनरली और स्पेसिफिकली। जनरली मतलब हमेशा के लिए, सभी के लिए, या कुछ लोगों के लिए और कुछ पार्ट के लिए एग्जाम कर सकती है, पावर है गवर्नमेंट के पास। दूसरे वाले में क्या लिखा है? वेयर गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू, वो सब बातें लिखी काउंसिल बाय स्पेशल ऑर्डर। अब अंडरलाइन किस पे करेंगे? बाय स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस। तो ऊपर वाले में आपको शॉर्टकट में इतना लिखना है, बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट, और बाय नीचे वाले में लिखना है बाय स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट गुड्स, सर्विस और बोथ। ठीक है। और थर्ड वाला, गवर्नमेंट में इफ इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट टू डू सो for the purpose of clarifying the scope of applicability of notification or order issued under subsection 1 and 2, insert an explanation वगैरह वगैरह। तो किसी नोटिफिकेशन में या किसी ऑर्डर में कुछ कंफ्यूजन हो तो उसके लिए गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन भी, ये भी काम करे। यानी आपको सबसेक्शन 1 एंड 2, अच्छा सेक्शन नंबर भी मेरे हिसाब से तो याद ना रखो, उसको कोई जरूरत नहीं है। जहां मेन सेक्शन आएंगे मैं बताऊंगा आपको, रिटर्न वगैरह के केस में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन और बाय स्पेशल ऑर्डर, बाकी दोनों में लैंग्वेज सेम है। ये हुआ बेयर एक्ट। अब इसका एनालिसिस लिख दिया इन्होंने, ये पूरा कट कर दो, एनालिसिस कर दो, ये पेज पूरा कट, यानी पेज नंबर 4.4 पूरा कट। 4.5 पे वापस यही चीज फिर से लिखी हुई है। अब आपको या तो बेयर एक्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो ये एनालिसिस यहाँ लिखा हुआ है, ये 4.5 पे डायग्राम दिया है, यहां से समझ लेना। यहाँ पे वही बात वापस लिखी हुई देखो, बाय नोटिफिकेशन, होली पार्टली, बाय स्पेशल ऑर्डर, सब कुछ वैसे। ठीक है, तो एक बेयर एक्ट की सेक्शन 1 और 2 याद रखो, थर्ड छोड़ दो, और फिर उसके बाद ये चार्ट याद रखो, एनालिसिस कट कर दो। अब आते हैं 4.6 पेज नंबर पर, गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक मतलब अपने इंस्टीट्यूट का आईसीआई का ही एक नोटिफिकेशन बताता हूं, देखो आप उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि आपके स्कोप से क्या क्या एक्सक्लूजन से क्या क्या छोड़ दिया गया है नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में, और वैसे पहले भी अटेम्प्ट में भी। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स आपके कोर्स में नहीं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आपके कोर्स में। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स आपके कोर्स में नहीं है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। इसलिए आप देखो इस पूरे चैप्टर में आपको एग्जेम्प्टेड गुड्स तो बस इतना सा दिखेगा यहाँ पे, उसके बाद सर्विसेज सारे पेजेस पलट के देख लो। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स इतना सा पढ़ना है कि कौन कौन से एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं आप देखो। और अगर आपके पास मोबाइल लैपटॉप हो और आप सॉफ्ट कॉपी में देख सको तो कलर्ड दिखेगा आपको। लाइव फिश, फ्रेश मिल्क, पोटेटोज, ग्रेप्स, इंडियन नेशनल फ्लैग और प्लास्टिक बेंगल्स, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स में। बस खत्म।
क्लियर? तो ये एक आपको रफ आइडिया दिया कि ये एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, हालांकि और भी होते हैं बट ये एग्जेम्प्टेड है। तो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है अगले पेज से, यानी 4.7 से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अब आपको अब यहां से बड़ा चैप्टर स्टार्ट होता है। यहां लिखा है लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, स्पेसिफिक सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन कौन सी सर्विस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है कि इसका नाम से दिया है कि ये एजुकेशन सर्विस, चैरिटेबल सर्विसेज, ऐसे, तो उनको हमें याद रखना। आप पेज पलटा के देख लो कितना सारा पढ़ना है। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें स्पीड आपको दिखाना है क्योंकि इसमें लॉजिक कम है, एक्चुअली बस लिस्ट टाइप याद रखना है, क्या एग्जाम क्या टैक्सेबल, क्या एग्जाम क्या टैक्सेबल। तो हम पहले पढ़ते हैं सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। ऐसा इनकम टैक्स में भी आया था, याद करो। इनकम टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ा था सेक्शन 12A, और वहां 12A में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जाके आपको चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन में आते हो, तब जाके आपको वो कंसेप्ट लगते हैं कि 15% आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, बाकी एप्लीकेशन बेसिस पे एग्जेम्प्ट हो जाती है। याद है, रिवीजन किया? वही सारे इनकम टैक्स वाले जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो यहां काम आएंगे। पहली लाइन में क्या लिखा है? सर्विसेज बाय पे सर्कल बना लो। एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, मतलब वहां लिख लो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो जो सेक्शन इनकम टैक्स की सेक्शन 12 है, इनकम टैक्स के सेक्शन 12A में जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो जो रजिस्टर्ड इनकम टैक्स में, उनको यहां पर भी रजिस्टर्ड माना जाएगा, मतलब उनको भी यहां पर चैरिटेबल माना जाएगा। तो उनकी जो चैरिटेबल सर्विसेज है, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, मतलब वो ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज करेंगे तो उन पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, चैरिटेबल एक्टिविटीज पे। तो अब ये पहचानना पड़ेगा चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है। तो इनकम टैक्स में याद करो क्या था, वैसे यहां पर भी लगभग चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या है। क्या है चैरिटेबल एक्टिविटीज? तो पहले उसके लिए हम नीचे चलते हैं एनालिसिस पर। एनालिसिस पर आप देखोगे तो यहां पर एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज ऊपर नहीं थी, नीचे दी हुई है। तो यहां लिखा हुआ है नीचे एनालिसिस में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, एंट्री नंबर 1, ये नोटिफिकेशन नंबर ये सब याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है क्या कि चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है। तो आप ये पहला पैराग्राफ तो कट कर दें, नीचे चैरिटेबल एक्टिविटीज में नंबर 1 लिखा है, यहां से राइट लगाएं। मैंने कहा ना इसमें आपको संभल के जितना कट करवाऊं क्योंकि अननेसेसरी बहुत कंटेंट है, इतना पढ़ ही नहीं पाओगे। रेगुलर क्लास में यूं भी नहीं पढ़ाता था, जरूरत ही नहीं एक चीज रिपीट बार बार कहां तक पढ़ेंगे। तो अपने को सिर्फ इतना सा मेन याद रखना है, और अभी आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि लिख के रखो। पढ़ते पढ़ते अगर लिख सकते हो कॉपी में तो लिख लेना शॉर्टकट में कि सर्विसेज बाय ट्रस्ट रजिस्टर्ड बाय चैरिटेबल एक्टिविटीज, एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ। क्या है पहला पॉइंट? पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयरिंग काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन्स विद सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, पर्सन एसोसिएटेड विद HIV एड्स वगैरह, उन पर्सन की पब्लिक हेल्थ। तो कुल मिला के हेल्थ सर्विसेज आप ऐसा है, इतना डिटेल में भी नहीं जाना है। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ। दूसरा है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअल और योगा, खासतौर से योगा, यहां धर्म को भी इंक्लूड करा है। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक, बहुत सारे गुरु हो गए आजकल, तो वो भी अगर ट्रस्ट बना के 12A में रजिस्टर करा ले और वो अगर योगा करवाते हैं स्पिरिचुअल, जैसे बाबा रामदेव जी, तो वो आएंगे इस कैटेगरी में, एग्जेम्प्ट उनके लिए। तो वो जो सर्विसेज देते हैं योगा सर्विसेज, वो एग्जेम्प्ट रहेगी अगर वो 12A में रजिस्टर्ड है तो। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट, आजकल इंडिया में स्किल डेवलपमेंट तो बहुत चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे। रिलेटिंग टू अबंडन ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन, ठीक है, उन बच्चों को आप प्रोग्राम देते हो उनके स्किल डेवलपमेंट ताकि उनको रोजगार मिल सके। फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड पर्संस, प्रिजनर्स, जेल कैदियों को भी सिखाया जाता है। पर्संस ओवर द 65 ईयर्स रेसाइडिंग इन रूरल एरिया, तो उनके लिए अगर कोई रूरल कोई इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय चैरिटेबल, बार बार बात एक ही करूंगा क्योंकि अभी हम एक ही हेडिंग में, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, वाटर, इट इंक्लूड्स वाटर शेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ वगैरह।
तो समझे आप, इन शॉर्ट क्या हुआ कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12A provide charitable activities which includes public health, advancement of religions, yoga, advancement of education, skill development, preservation of environment. Then it is exempted. And if other services provided by trust, then it is taxable. नीचे लिखा only those services provided by charitable religious trust registered under 12AA which falls within the above definition. यानी दो बात हो गई, तो ट्रस्ट 12A में रजिस्टर्ड हो और ऊपर से क्या होना चाहिए, ये एक्टिविटीज होना चाहिए जो ऊपर लिखी है, तो ही एग्जेम्प्ट होगा. आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन. दिस वुड मीन अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच ट्रस्ट वगैरह आर नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एंड हेंस सच सर्विसेज वुड बी अट्रैक्ट जीएसटी. और एग्जाम्पल नीचे लिखा होगा. क्या एग्जाम्पल लिखा होगा नीचे कि फॉर इंस्टेंस ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट्स टू पर्सन ऑन प्रेमाइसेस ऑफ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट और पब्लिकेशन ऑफ ट्रस्ट are granting admission to event, function, celebration, show against admission ticket would attract GST. यानी अगर मान लो ये कोई बड़ा शो करवाता है ट्रस्ट जिसमें फीस लगता है, फ्री ऑफ चार्ज हो, प्रवचन वगैरह कराते, वो अलग बात, फीस लगता है कोई शो की, ठीक है, तो उस कंडीशन में, या फिर ये अपने प्रेमाइसेस में किसी को एड करने की परमिशन देता है एडवर्टाइजमेंट की, तो फिर वो टैक्सेबल हो. तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये जो पर सर्विसेज है, बस ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट देन एग्जेम्प्ट. आप इन शॉर्ट इतना है. और ध्यान रखना ये पूरी लिस्ट को रटने वाली नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली लिस्ट है, माइंड में सेट करने वाली लिस्ट है. ठीक है, चलिए वापस ऊपर चले, फिर से ऊपर चलते हैं. अब ये हुआ एंट्री नंबर 1, यानी जो आपके बेयर एक्ट में लिस्ट दे रखी, एंट्री नंबर 1 पे ये दे रखी. एंट्री नंबर 13, ये एंट्री नंबर याद नहीं रखना. क्या है, सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ, अब बाय अगेन बाय सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी. मान लिखो पंडित जी, पंडित किसी का हवन पूजन करवाते हैं, हम लोग उज्जैन में तो बहुत ज्यादा चलता है, तो वो पंडित जी की जो सर्विसेज वो रिलीजियस सेरेमनी की है, शादी करवाने की है, हवन पूजन की है, ठीक है, यज्ञ करवाने की है, तो ये सर्विसेज रिलीजियस सेरेमनी कहलाती है, इसलिए ये एग्जेम्प्टेड. रेंटिंग ऑफ precinct of religious place meant for general public on or managed by entity registered under charitable trust और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह. तो अंडरलाइन करेंगे रेंटिंग ऑफ प्रिसिंट ऑफ रिलीजियस प्लेस, बस इतना. यानी आपने देखा हो कई धार्मिक स्थान पे पास की जगह खाली रहती है, ये मंदिर है और मंदिर में पास की जगह खाली, तो उज्जैन में कई मंदिर आप जाना, तो वो लोग क्या करते हैं, पास की जगह खाली है वो किराए पर दे देते हैं किसी को, रेंटिंग किराए पर दे देते हैं, है ना. शादी वगैरह के लिए भी किराए पर दे देते हैं. पास में छोटा सा गार्डन डेवलप कर दिया, मंदिर इधर है और उधर गार्डन डेवलप कर दिया, किराया आता है, उससे मंदिर का मैनेजमेंट होता है. तो कई बार ऐसा होता है, ये ट्रस्ट लोग ऐसा करते हैं जो रजिस्टर्ड है 12A में या किसी और सेक्शन में रजिस्टर्ड, इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन, तो सेक्शन नंबर याद मत रखना, ठीक है. कुल मिलाकर रेंटिंग ऑफ प्रिसिंट ऑफ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस के पास जो जमीन होती है उसकी रेंटिंग की बात होती है, तो वो एग्जेम्प्ट है. लेकिन यहीं पर एक्सेप्शन भी पढ़ना है कि क्या नहीं है. However, nothing contained in entry B of this exemption shall apply to renting of rooms where charges are 1000 or more per day. मैं इस्कॉन मंदिर का एग्जांपल लेता हूं, इतना बढ़िया. इस्कॉन मंदिर के आपने देखा होगा मंदिर परिसर में ही दो बड़ी बिल्डिंग है ना. अब वो किराए पर देते हैं, जब भी उनके फॉरेनर्स कोई भी विजिटर्स आते हैं उनको किराए पर देते हैं, फ्री ऑफ चार्ज दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी रिलीजियस एक्टिविटीज ट्रस्ट के अंतर्गत आएगा, एग्जेम्प्टेड. ऊपर वाले कैटेगरी रेंटिंग एग्जेम्प्ट हो गई, तो जनरल एग्जेम्प्ट हो गई. लेकिन अगर आप चार्जेस लेते हो तो फिर टैक्सेबल है. और कितने, तो ध्यान से पढ़ना. रूम रेंट अगर 1000 और मोर पर डे, इसका मतलब 999 तक का रूम रेंट अगर हुआ तो भी एग्जेम्प्ट है. 1000 रुपए या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्स. रूम रेंट पर डे. रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया होता ना, ओपन एरिया देते हैं, या फिर कोई बड़ा प्रवचन हॉल बना हुआ, कल्याण मंडपम बोलते हैं उसको, वहां 10,000 और मोर पर डे तो टैक्स है, यानी 9,999 तक एग्जेम्प्ट. और फिर लिखा रेंटिंग ऑफ शॉप, बाहर दुकानें बना दी होता ना, महाकाल मंदिर परिसर में देखो आप, बाहर दुकानें बना दी, वो परिसर मंदिर का है, तो मंदिरों में कई बार होता है बाहर का एरिया किराए पर दे दिया जाता है दुकानों को, तो उन दुकान से किराया लिया जाता है. किराया पर डे तो लेते नहीं, वहां पर मंथ, तो वहां पर मंथ कितना, 10,000 और मोर पर मंथ तो टैक्सेबल. तो आप समझे, रेंटिंग एग्जेम्प्ट भी है, रेंटिंग टैक्सेबल.
ऐसे याद रखना है। और अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो आप कॉलम ऑफ फॉर्म में लिख लो, एक तरफ लिख लो टैक्सेबल, एक तरफ लिख लो एग्जेम्प्टेड। 9,999 टैक्सेबल सॉरी एग्जेम्प्ट और 10,000 या उससे ज्यादा टैक्सेबल, इस तरह से। तो इस कैटेगरी में हमने दो चीज पढ़ी, एक क्या पढ़ा हमने, कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी मीन्स पंडित जी वगैरह वाला काम, और दूसरा रेंटिंग, दो वर्ड याद रखना आपको। फिर है सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, सर्कल बनाओ, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और वहां लिखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म, वहां पे लिखोगे हज कमेटी एंड कुमाऊं मंडल, कुमाऊं मंडल आगे आएगा एनालिसिस में। तो सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट। तो लोग हज की यात्रा करने जाते हैं तो हज की यात्रा पर भेजते हैं कौन, ये हज कमेटी भेजती है। अमरनाथ यात्रा होती है, कुमाऊं मंडल भेजता है। तो ये स्पेसिफाइड होना, हर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट ढंग से पढ़ना सीख गए तो एनालिसिस पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, उसमें एनालिसिस में यही सब लिखा हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, ओनली सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, और स्पेसिफाइड दो ही दिए इन रेस्पेक्ट ऑफ, वो भी कौन सी यात्रा, रिलीजियस पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, कौन सी तीर्थ यात्रा, फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट आप देखना, हम वैष्णो देवी जाते हैं गवर्नमेंट हमको कोई सहायता थोड़ी नहीं देती, लेकिन अमरनाथ अगर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं, या फिर हम कोई हज यात्रा पे जाता है तो वहां पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट। कैलाश मानसरोवर चीन में है, हमारा उनसे बायलैटरल अरेंजमेंट है, तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी। अगेन चैरिटेबल एंटिटी का एक और पॉइंट आया, अगर ये चैरिटेबल एंटिटी किसी को क्या देती है, कोचिंग देती है, कोचिंग सीए की कोचिंग नहीं, जेडब्ल्यू की कोचिंग नहीं, कोचिंग फॉर आर्ट एंड कल्चर, संगीत, डांस, इस तरह की, और स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग या कोचिंग देती है बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, देन इट इज एक्सेप्टेड। तो ऐसे आपको ये लिस्ट याद रखना है, ठीक है। अब इन्हीं का एनालिसिस दिया है, तो पहला एनालिसिस हमने पढ़ लिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैसे कहते हैं। फिर आगे जो हमने इंस्टांस पढ़ा था पेज नंबर 4.9 पर, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के नीचे के इंस्टांस, उसके नीचे लिखा मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये वाला पॉइंट आप कट कर दें पूरा। फिर हॉस्टल अकोमोडेशन लिखा है इस पे बाय ट्रस्ट, ये पढ़ते हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी एज डिफाइंड। अपन ने ऊपर चैरिटेबल की डेफिनेशन पढ़ी, क्या उसमें हॉस्टल आया था? नहीं, तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल, हेंस इट इज टैक्सेबल। लेकिन एक और बात, हाउएवर अकोमोडेशन सर्विसेज इन हॉस्टल इंक्लूडिंग सच सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट हैविंग बिलो 1,000 पर डे इज एक्सेप्ट। वही वाली बात, जैसे अपन ने ट्रस्ट में जगह किराए पर देना होती है, ऐसे यहाँ ट्रस्ट हॉस्टल भी किराए पे दे रहा है, तो रूम किराए पर दे रहा है। जैसे मैंने कहा इस्कॉन मंदिर के पास की बिल्डिंग में किराया, तो वो हॉस्टल है मान लो। तो जनरली हॉस्टल चैरिटेबल ट्रस्ट की कैटेगरी में नहीं आती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती ही नहीं, बट फिर भी वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी ना 1,000 वाला। तो अगर किराया 1,000 पर डे से कम है तो एक्सेप्ट है, यानी जैसे ऊपर मैंने बताया आपको रेंटिंग वाले केस में। तो ये सब अलग अलग एंट्री थी, कहीं ना कहीं आप एग्जाम ले सकते हो। ठीक है, आप चैरिटेबल एक्टिविटीज पहले वाले में एग्जामिनेशन नहीं ले पाए तो दूसरे वाले में ले लो, दूसरे वाले में रेंटिंग के बेसिस पे हो जाएगा। उसमें नहीं ले पाए तो लास्ट वाले में ले लो, जिसमें आर्ट कल्चर, मान लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो आर्ट कल्चर बाय ट्रस्ट, ऐसा ले लेते। तो ट्रस्ट की एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें आएगी, आप ध्यान से पढ़ना ट्रस्ट के बारे में, इतनी चीजें। फिर लिखा हुआ रिलीजियस यात्रा, अब इसमें यात्रा में पूरा नहीं लिख पढ़ना है, कट कर देना, सिर्फ दो जगह आपको दिखेगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम, वो मैंने ऊपर लिखवा दिया वैसे तो, और हज कमेटी, ये दोनों मैंने लिखवा दी, तो आप यहां से भी कट कर सकते हो। तो ये रिलीजियस यात्रा वाला फर्स्ट बुलेट पूरा कट, सेकंड बुलेट भी कट, थर्ड बुलेट में लिखा है हेंस एज पर एंट्री 60 द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हज कमेटी एंड कुमाऊं मंडल इन रिलेशन टू रिलीजियस पिलग्रिमेज आर नॉट लायबल टू जीएसटी। ये भी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, तो जरूरत नहीं बार बार पढ़ने की, कट करते हैं। मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं कि आपको समझ में आए कि मैं कट ऐसे ही नहीं करवा रहा हूं, कोई लॉजिक से करवा रहा हूं, कोई मतलब नहीं रिपीट करने से, ऊपर ही बात हो गई अपनी। फिर अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट,
तो योगा एंड मेडिटेशन के, योगा तो इंक्लूड होता है चैरिटेबल में, मेडिटेशन ये भी स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक, तो अपने पढ़ा ऊपर एक्टिविटीज में आता है। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड योगा एक्टिविटीज, सो इट इज एक्सेप्टेड। और प्योरली इसका पर्पस यही होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस। अगर आप इसको बिजनेस वे में लेते हो, कई लोगों ने योगा सेंटर कमर्शियल वे में खोल रखे हैं, ट्रस्ट के रूप में नहीं खोल रखे, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना, बस क्या पढ़ लेना, एग्जाम्पल, बाकी आप कट कर दोगे चलेगा। हॉस्पिटल मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हॉस्पिटल के लिए हम सेपरेट एंट्री पढ़ेंगे। हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज में आते हैं, हालांकि हेल्थ केयर चैरिटेबल एक्टिविटीज में आता है, इसलिए क्या होगा, एग्जेम्प्टेड। लेकिन ये मेडिकल सर्विसेज में भी आता है, तो आगे मेडिकल सर्विसेज के बारे में भी लिखा। और मेडिकल सर्विसेज तो आप जानते हो इंडिया में लगभग सभी एग्जेम्प्ट ही, वरना सोचो हॉस्पिटल में वैसे तो इतने बड़े बिल आते हैं, ऊपर से और जीएसटी लग जाएगा 18%, तो कितना महंगा हो जाए। तो लगभग मेडिकल फैसिलिटीज हॉस्पिटल कोई भी रन करे लगभग वो एग्जेम्प्टेड होता है, इसलिए आप साइड में लिख लें एग्जेम्प्ट और अंदर का कट कर लें। ट्रेनिंग, कोचिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये भी यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर बता ही दिया। ट्रेनिंग, कोचिंग बाय ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, कट कर दिया यहां तक। अब आपको पढ़ना है जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, अभी हम पढ़ रहे थे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट। अब किसी ने इनको सर्विस दी, यानी इनके लिए इनपुट सर्विस, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगी। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, वो जीएसटी से बाहर नहीं है, वो भी जीएसटी में है। इट मींस सिंपल लैंग्वेज में लिख लेंगे हम टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड ऑल गुड्स सर्विसेज सप्लाइड टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर लेवेबल टू जीएसटी। तो जनरली जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप प्रोवाइड करो वो सब टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड, यानी किसी और सेक्शन में कहीं और अगर एग्जम्पशन है तो बात अलग है, अदरवाइज जनरली इट इज टैक्सेबल। तो आप हेडिंग में लिख लो ना, जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट जनरली टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। एक लाइन ऊपर ही खत्म, अंदर का कटिंग। ठीक है, फिर हमने ऊपर पढ़ा था रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी बोला था मैंने, तो कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, इसमें भी एग्जाम्पल पढ़ लेना, अंदर का कट कर देना। रामानंद जोशी जी, अ प्रीस्ट मींस पंडित, चार्ज 12,000 फॉर कंडक्टिंग ए रिलीजियस सेरेमनी ऑन द बर्थडे ऑफ मिस्टर घनश्याम सन। द अमाउंट चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बर्थडे पे हवन यज्ञ कराने आए, पूजा पाठ करवाने आए, भागवत जी करने आए, तो बहुत सारे होते हैं ना इस तरह की चीजें। रेंटिंग, रेंटिंग के बारे में हम ऊपर अच्छे से पढ़ चुके हैं, नीचे डबल से पढ़ने से कोई सेंस नहीं है, आप कट कर दें पूरा। एग्जाम्पल रहने थे, तो एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो गई। मैं फिर से ऊपर आता हूं, एक बार आप समझे बात को कैसे पढ़ना है, तरीका समझ लेना आगे तक का। तो पहला हेडिंग हम पढ़ रहे थे, ये रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड या चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड बातें हम पढ़ रहे थे, यानी रिलीजन से बातें भी एग्जेम्प्ट हो गई और चैरिटेबल से भी। और चैरिटेबल में पब्लिक हेल्थ भी आ गया, एनवायरमेंट भी आ गया, ठीक है, योगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ये सब हो गए, कोचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ आर्ट कल्चर वगैरह, तो ये सारी चीज। तो पहला में हो गया चैरिटेबल एक्टिविटीज वर्ड, दूसरे में हो गया रिलीजियस सेरेमनी, वो सारी आ गई, ये रथ यात्रा निकालना या कोई इस तरह की सब चीजें, यज्ञ पूजन पाठ सब तरह के। और रेंटिंग वाला हो गया, दो यहां याद रखना है, रेंटिंग में लिमिट याद रखना है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा यात्रा, धार्मिक रिलीजियस पिलग्रिमेज बट बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ओनली। आप और हम तीर्थ यात्रा पर ले गए तो ये सर्विस टैक्सेबल होगी, लेकिन हज कमेटी या कुमाऊं मंडल ले जाएगा तो एक्सेम्प्ट होगी। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था आर्ट कल्चर वगैरह, तो ये इजीली ऐसे और मन की बहुत अच्छी समरी दे रखी है। इन्होंने क्या किया कि जैसे ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, आप देख लो एंट्री नंबर 1 आ गई, फिर 13 नंबर आ गए, 13 नंबर के बाद फिर 60 और 80 आ गई, यानी एक चीज यहां लिखी थी, एक वहां लिखी थी, एक वहां लिखी थी। तो इंस्टीट्यूट ने कितना बढ़िया करा कि सारे चैरिटेबल से रिलेटेड चीजें एक साथ समरी आपको बना दी। वरना अगर ये बेयर है जैसे लिस्ट देते 1 2 3 4, तो सोचो एक रिलीजन से रिलेटेड बात 80 नंबर पे मिलती, एक 60 नंबर पे मिल रही, कितना बढ़िया दिया है। इसलिए यहीं से पढ़ना चाहिए। और एनालिसिस में जहां जहां पढ़ाया बस उतना पढ़ो, बाकी एनालिसिस कट कर दो, क्योंकि हमें बात समझ में आ गई है। सेकंड नंबर हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखिए आप
यहां क्या लिखा हुआ पेज नंबर 4.14 एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस। किसानों का तो हमेशा ही भला हुआ, मैंने हमेशा कहा इनकम टैक्स में भी एग्जेम्प्ट, यहां पर भी एग्जेम्प्टेड, सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी। तो एंट्री इतनी सारी, एंट्री नंबर तो याद नहीं रखेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। राइस के लिए अलग से एंट्री है, अंडरलाइन कर, राइस के लिए अलग से बात लिखी है। राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, अपलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, स्टोरेज मतलब वेयर हाउसिंग, अगर राइस के लिए वेयर हाउस बनाते हैं तो भी एक्सेप्टेड है, वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज। माल आप रखते हो तो वेयर हाउस वाला क्या दे रहा है आपको, सर्विस तो दे रहा है, रखने की सर्विस, रेंटिंग सर्विस, वो एक्सेप्टेड। राइस के लिए, राइस के लिए इसलिए बोला है क्योंकि राइस और पेडी में अंतर होता है। पेडी मतलब धान जो उगाते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाता है, फिर उसको प्योरीफाई करके आपने राइस बना दिया तो राइस कमर्शियल प्रोडक्ट कहलाता है, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहलाता। पेडी जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो राइस के लिए अलग से एंट्री डाल दी। बाकी के लिए सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उनके वेयर हाउस बनाओगे वो भी एग्जेम्प्टेड। सर्विसेज बाय वे ऑफ फुमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फुमिगेशन मतलब जैसे आपने देखा कि कभी वेयर हाउस में आप ऑडिट करने जाओगे तो वेयर हाउस जैसे गेहूं वगैरह के रहते हैं तो उसमें अंदर सल्फास की गोलियां रखना पड़ती है या कुछ केमिकल रखना पड़ता है जिससे उसमें जानवर ना हो, तो उसको फुमिगेशन बोलते हैं। तो वो फुमिगेशन सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड मानी जाएगी, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मानी जाएगी, इसलिए वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। तो फुमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फुमिगेशन किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जहां पर गेहूं, सोयाबीन, पेडी इस तरह की चीज रखी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एक गोडाउन है मेरा, वहां पर कमर्शियल प्रोडक्ट रखा हुआ है मेरा, टीवी, फ्रीज वगैरह ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, वहां फुमिगेशन करवाया। दीमक तो वहां पे भी लग सकती है ना, जानवर तो वहां पे भी हो सकते हैं, वहां फुमिगेशन करवाया आपने, कुछ केमिकल का छिड़काव करवाया, वो टैक्सेबल, वो सर्विस टैक्सेबल। हम बात करें फुमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो छिड़काव करते हो, फोटो दिख रहा है आपको साइड में, बहुत अच्छे से आपको नजर आएगा, बहुत अच्छे से डिजाइन करें नोट्स। फिर है सर्विसेज रिलेटिंग टू, तो ये तो हो गई ऊपर वाले सिंपल अलग अलग। अब आते हैं प्योर एग्रीकल्चर पे, तो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, ये है मेन खेती, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, प्लांट कोई सा भी, चाहे चाय की पत्ती उगाओ आप, गेहूं उगाओ, सोयाबीन उगाओ, कपास उगाओ, कुछ भी उगाओ। एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, हर तरह के एनिमल्स का पालन पोषण करना, मुर्गी पालन भी आ गया, गॉड फार्मिंग भी आ गई, ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, सब तरह के एनिमल, रियरिंग मतलब उसका पालन पोषण, एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स छोड़ दिया बस, बाकी सारे एनिमल ले लिए। तो मछली पालन, मुर्गी पालन सब आ गया, उसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की कैटेगरी में रखा है। फॉर फूड, तो खेती भी हम क्यों करते हैं, फूड के लिए, और मुर्गी पालन ये भी क्यों करते हैं लोग, फूड के लिए। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स except rearing of horse for food, fiber, fuel, raw material और other similar product और agriculture produce। तो ये सब हम क्यों करते हैं, क्यों उगाते हैं, धान क्यों उगाते हैं हम, खाने के लिए, फूड के लिए, फाइबर के लिए, या रॉ मटेरियल के लिए किसी और प्रोडक्ट। सोयाबीन क्यों उगाते हैं, सोयाबीन तेल के लिए, तो रॉ मटेरियल के लिए। ऐसे मुर्गी पालन भी होता है, मछली पालन भी होता है, तो ये सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। बाय वे ऑफ, अब इसमें ढेर सारी एक्टिविटीज, ये सब एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन, सारा ऑपरेशन मतलब खेती करना, खेती करने में सब इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग वगैरह सब आ गई। ये सब चीजें जो भी एक्टिविटीज है, सिंचाई करना होता है, बीज बोना होता है, काटना होता है, ये सब एक्टिविटीज आ गई एग्रीकल्चर, ये सब एग्जाम्प्ट है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, आपके खेत पर वर्कर की जरूरत पड़ती है जब कटाई होती है, तो लोग आदिवासी एरिया से लोगों को लेके आते हैं, इसके भी कुछ लेबर सप्लायर होते हैं जिनके पास पूरी गैंग होती है, उनसे आप बात कर लो, वो आपके यहाँ खेत पर लेबर ला देंगे और काम कर देंगे, तो वो सप्लाई कर रहे हैं, लेबर सप्लाई का काम, ये सर्विसेज, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्टेड क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। कोई आपके खेती पर आके थ्रेशिंग मशीन से काम कर रहा है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पर वो पढ़ रहा है। प्रोसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फॉर्म, अब ये सब आ गया,
एग्रीकल्चर फार्म पे क्या क्या प्रोसेस होती है, इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्यूरिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिपिंग, सन ड्राइंग, फुमिगेशन, क्योरिंग, शॉर्टिंग वगैरह वगैरह सब होता है ना। काटना, उसको छानना, उसको अलग करना, उसको सुखाना, ड्राइंग करना वगैरह सब चीज आ गई इसमें, सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। रेंटिंग, लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, वेकेंट लैंड विद और विदाउट द स्ट्रक्चर इंसिडेंटल। किसी के पास थ्रेशर मशीन है बड़ी सी, उसने मशीन आपके खेत पे किराए पर दी, आपसे किराया लिया, तो रेंटिंग सर्विसेज, बट वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसलिए एक्सेप्ट है। तो रेंटिंग, लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरीज, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसमें सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गए। आपने गेहूं के लिए गोडाउन बनाया, सोयाबीन के लिए बनाया, कपास के लिए बनाया, पेटी के लिए बनाया, जो जो एग्रीकल्चर फार्म होते हैं उन सब की स्टोरेज, लोडिंग, अनलोडिंग। और राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए राइस के लिए बात अलग से ऊपर डाल दी थी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेगी। कई सोसाइटीज बनी हुई है जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में तरीके से बेचती है, मार्केटिंग कर, तो वो भी एग्रीकल्चर से कनेक्टेड मान के उसके लिए भी स्पेशल एग्जेम्प्ट दिया है। मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टी बोर्ड बना हुआ इंडिया में, कॉफी बोर्ड बना हुआ, आपकी चाय की पत्तियां वो मार्केट करेंगे, मतलब बेचेंगे, तो बोर्ड बने हुए, सोसाइटीज बनी अपने इंडिया में। जैसे अभी गवर्नमेंट जब गेहूं खरीदती है, अभी देखा होगा आपने, तो कमी सोसाइटी के थ्रू खरीदती है किसानों से, तो सोसाइटी क्या सर्विस दे रही है, उनकी मार्केटिंग है, उनका काम, उनका माल बिकवा रही है, तो मार्केटिंग सर्विसेज ये भी एक्सेप्टेड। सर्विसेज बाय वे ऑफ फुमिगेशन ऑफ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ऊपर भी आ चुका है। Carrying out of intermediate production process as job work in relation to cultivation of plant or rearing of life वगैरह वगैरह, फूड वगैरह वगैरह। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब आपने गेहूं को आप साफ करके और ग्रेडिंग करके और उसको अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन गेहूं रहता है ना, इसलिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही कहलाएगा, भले आपने उसकी ग्रेडिंग कर दी, इंटरमीडिएट प्रोसेस। लेकिन अगर उसने आपका आटा बना दिया तो आटे को हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, है ना। तो फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म वही रहे, उसकी ग्रेडिंग हो जाए, इंटरमीडिएट प्रोसेस करके आपने थोड़ा सा उसको क्लीनिंग कर दिया, एक्सपोर्ट होता है, दुबई बहुत जाता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, लाइव सारे एनिमल्स कैटेगरी में आ गए, आप समझ लो हॉर्स को छोड़ के। तो इतनी सारी सर्विसेज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज हुई, बस आपके दिमाग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उनसे रिलेटेड सारी सर्विसेज आ जाए, उनकी लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, पैकिंग, मार्केटिंग, ड्राइंग, एक कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, सब कुछ। और राइस के लिए अलग से याद आ जाए, और एनिमल्स का तो ही से आता। अब यही चीज एनालिसिस में लिखी हुई है, लेकिन बात अगर ऊपर ही समझ में आ गई तो नीचे कोई मतलब ही नहीं। आप देखो, चाहो तो बस फोटो देख लेना कि क्या कहना चाहते हैं वो। ठीक है, अच्छा, सब जगह आप डार्क लेटर में अगर पढ़ोगे तो एक एक बात बार बार लिखी हुई मिलेगी आपको, कहीं भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, जैसे 4.16 पर देखेंगे, बीच में एक डार्क लेटर में लिखा होगा, ऑपरेशन विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट आर आल्सो एक्सेप्ट। मैंने अभी कहा गेहूं का एग्जाम्पल, गेहूं का फॉर्म नहीं बदल रहे हो, एसेंशियल कैरेक्टर गेहूं है, बस उसको आप साफ करके ग्रेडिंग कर रहे हो और अच्छी क्वालिटी का छाट कर वो एक्सपोर्ट होता है। हर चीज में, चाय की पत्ती में जो टॉप क्वालिटी होती है वो एक्सपोर्ट होती है, तो आप उसका फॉर्म नहीं चेंज कर रहे। मैं अगर उसको फॉर्म चेंज कर दूं, जैसे गन्ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक, लेकिन गन्ने से अगर मैं गुड़ बना देता हूं, जेगरी या शक्कर बना देते हैं, शुगर, तो फिर वो कमर्शियल हो जाता है। शुगर या गन्ने को हम शुगर को हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहते हैं, गन्ने को बोलते हैं, गुड़ को नहीं बोलते, बनता उसी से। सोयाबीन को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन सोयाबीन तेल को थोड़ा नहीं बोलते। तो इस बात का ध्यान रखना कि कैरेक्टर चेंज अगर हुआ तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, फिर वो एग्जाम नहीं होगा। इसलिए आपकी एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो, क्लीनिंग वगैरह जो भी, उससे उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो एग्जाम है। सब जगह ये लिखा हुआ है, इसलिए बार बार पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। आप चाहें तो पढ़ लेना, वरना जरूरत नहीं है। सब चीजें, सब एग्जाम्पल पढ़ते जाओ, बाकी सब कट करते जाओ। सारा मार्केटिंग सब, अगला पेज भी सब, वेयर हाउसिंग सब। अब आ जाओ 4.18 पेज पर। ये हमेशा मैं बच्चों को होमवर्क देता हूं पढ़ने के लिए, आप भी पढ़ना। प्रोसेस ऑफ टी एंड कॉफी, तो चाय की पत्तियां जो होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन चाय की पत्ती और कॉफी भी, लेकिन वो कोको बीन से। उसके बाद आप उसको प्योरीफाई करके उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला के नेस्कैफे बना दिया आपने,
उसको बेच दिया तो वो टैक्सेबल होगा ना। तो ये आपको नजर आएगा यहाँ पर कि किस नेचर में, ऐसे एक जेगरी गुड़ का भी लिखा हुआ है। सिमिलरली प्रोसेसिंग ऑफ सुगर केन इनटू जेगरी चेंज इट्स एसेंशियल कैरेक्टर, थस जेगरी इज आल्सो नॉट एन एग्रीकल्चर। तो गन्ना एग्रीकल्चर है लेकिन गुड़ नहीं। ऐसे ही दाल जब उगाते अरहर स्टार्टिंग में तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। पल्सेस कॉमनली नोन एज दाल आर ऑब्टेन आफ्टर de-husking or splitting of both. The process of de-husking splitting is usually not carried out by farmers and our farm level but is pulse mills. Therefore pulses are also not agriculture. तो दाल जब वो किसान उगाता तो किसान जो एक्टिविटी करता है वो एग्रीकल्चर जो, उसके बाद वो मिल में जाती है, मिल में उसमें से छिलका अलग होता है और उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये काम एग्रीकल्चर कर सकता है? क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है? नहीं, ये कमर्शियल प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। बस बाकी कट कर दें। तो एनालिसिस इसमें ज्यादा कुछ खास काम का नहीं। एनालिसिस बस मैंने 4.18 पे आपको ये तीन चीज पढ़ाई, टी कॉफी वाला पढ़ना, जेगरी वाला पढ़ना, पल्सेस वाला पढ़ना, बस। बाकी सब आप ऊपर के एनालिसिस कट कर दें। एनालिसिस में कुछ खास नहीं लिखा हुआ। तो आपको माइंड में इतना रखना कि ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आर एक्सेप्टेड। ये दो एंट्री हमने आज पढ़ी, ऐसे सारी एंट्री। अब हम एजुकेशन का पढ़ेंगे और फिर आगे कुछ कुछ ज्यादा एमपी है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे ये स्टार्टिंग के बड़े बड़े या एमपी, अभी हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा या एमपी, बाकी छोटे छोटे हम जल्दी कर लेंगे।